अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और याद रखिएगा मैं आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। हमें बात करनी चाहिए हक़ाइक़ पर मबनी और वो चीज़ें आप तक बतानी चाहिए जो हकीकत के करीब तरीन है। मैंने आपको कहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट से फौजी अदालतों या 9 मई के हवाले से इन्वॉल्व करना नामुमकिन के करीब है। कोशिश जितनी भी हुई, बड़ी कोशिश करके देखी, लेकिन बन नहीं पाया केस। और अल्टीमेटली क्या किया, वो न्याय का कानून में तरमीम कर दी गई और उसमें मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। आज बड़े अरसे बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अज़हर सिद्दीक वाली पाबंदी कुछ हट गई है और वहाँ एक चैनल में बड़ा मजा आया कि इमरान खान का नाम ना लें, तो मैंने कहा ठीक है जी, कासिम के अब्बा का नाम ले लेते, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले लेते। वो भी आगे जाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। और इमरान रियाज का केस सुबह लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में और सुबह इंशाल्लाह बड़ा सख्त रवैया होगा। मैं तो यहाँ हूँ, मैंने टीम का जिम्मे लगा दिया है और मेरी अली शफाक भी, मेरी मुझसे भी बात हुई है। ये प्यार मोहब्बत तारीफों वाला कोई काम नहीं होना, बहुत हो गया है, पता है, सबूत सारे मौजूद है और आज इंशाल्लाह वो सारी बातें अदालत के अंदर होंगी और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इमरान रियाज हमारे दरमियान होंगे। लेकिन आप इस तरह से इन मामलों को रख नहीं सकते हैं। आप जितना मर्जी कर रहे हैं, आप यू कांट डू इट। आप चाहें भी तो तब भी पॉसिबल नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है। इन चीज़ों को आप लेकर जाएं, अपनी मर्जी से करना चाहें तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। आपको देखिए सोचना है, आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि हक़ाइक़ क्या है, सच क्या है, चीज़ों का सम्मत और तयन क्या होगा। और इमरान रियाज ने बड़ी कुर्बानियां दी है, हमें वो एहतजाज जारी रखना है। हम समझते हैं कि अगर जितना भी कसूरवार था वो भुगत लिया जितना भुगतना था। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब इमरान रियाज को अगर छोड़ा जाएगा तो वो 9 मई के बाद, 9 मई से क्या ताल्लुक इमरान रियाज का, कोई कंसर्न नहीं है 9 मई का। ये खाम ख्याली और इस तरह की बातें जेल से निकाल दें। इमरान रियाज का कंसर्न ही कोई नहीं है 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में। वो तो मुल्क से बाहर जा रहे थे और उन्होंने कौन सा ये प्रवोक किया होगा। जो स्टेट्समैन है, जो मुल्क से प्यार करने वाला, वो ये नहीं बात करता। तो ये इस तरह की बातें जो है ना, तो इसलिए उम्मीद और तवक्को रखता हूँ मैं तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई लाइन ऑफ एक्शन सारी तय कर ली और उसके अंदर ये चीजें सारी आ चुकी हैं। तो उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं रह जाती है ना जी, फिर तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप इन चीजों को सामने रख कर देखें फिर तो कोई डाउट रह नहीं गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी चीफ जस्टिस ने, लेकिन हमने देखा कि उसका नतीजा नहीं निकल सका। अब अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में बॉल है और मैं समझता हूँ कि बड़ी सख्त, देखिए सख्ती क्या है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। और FIR तो देखिए जब कुछ ऐसे लोग हो तो फिर FIR तो कोई असर नहीं रखती ना, नाम जितने मर्जी दे दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज बेहतरी की तरफ बातें जाएंगी। दूसरी बड़ी मज़ेदार बात है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा बताना चाह रहे हैं कि मैं अनबायस्ड हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड स्पीक इटसेल्फ, मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है। और पहली समाअत का मुकम्मल हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की राय से इत्तफाक करते हुए बेंच से लैदी इख्तियार की। बेंच में शामिल करने से पहले मुझसे मुशावरत नहीं की गई। ये पता नहीं किस कानून के तहत है कि आपको शामिल होना है, आपसे मुशावरत ली जाए, पता नहीं किस कानून के तहत है। चलो ये कह रही है कि मुझसे पूछा जा रहा चाहिए बेंच में बैठूं या ना बैठूं। जस्टिस काजी फैज़ पहले से जारी नोट फैसले का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन की जानिब से जमा किया जवाब भी नोट। मुझे ये बताएं जस्टिस काजी फैज़ ईसा का क्या कंसर्न है इस बात से? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं चीजों को, आप चीजों को, यानी क्या कंसर्न है इस बात का? ये साबित करता है माइंडसेट को। वो कहते हैं जी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ
तहफ़्ज़ात के बावजूद जेल में बड़े शायरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। जैसे तारक पनामा केस इस वजह से सुना कि 5 रुकनी बेंच से काबिल समाअत करार दे चुका था। जैसे यानी नजर आ रहा है ना कि आप किसी एक पार्टी की फेवर करना चाह रहे हैं। दरखास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरखास्त गुजार उनके वकील ने चीजों से चैम्बर में मुलाकात की। जस्टिस सरदार तारक मुलाकात करते हुए दरखास्तों को समाअत के लिए, उसमें ऐसी क्या बात है? मैं जैसे सरदार तारक मुझसे सवाल करूँ तो क्या ऐसी बात है जी? हम कई दफा चीफ जस्टिस जाके मिलते हैं कि हमारी दरखास्तें भी लगी हैं, उसमें ऐसी क्या बात है? वो अनोखी बात है जब ये खुद वकालत करते रहे, क्या ये नहीं करते रहे? मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप क्या कंट्रोवर्सी शो करना चाहते हैं, क्या तकसीम करना चाहते हैं अदालतों के दरमियान, और इस तरीकाकार की इजाजत दी जाए तो क्या सालों से ज़रूरत मुकदमे में दरखास्त को चीज से मिलने की इजाजत होगी? जस्टिस काजी फैसला पहले जारशुदा नोट फैसले का हिस्सा बनाया गया है और नामजद चीफ जस्टिस वाइस ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे और ये अब बड़ी सुनने पाती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा चीजों को, आप इंजॉय करेंगे। जस्टिस काजी फाइसा का तरीका से आप इंजॉय करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ना मैंने कभी की जस्टिस से गुजारिश की अगर मुझे किसी काम के लिए रजिस्ट्री भेजा जाए, हमेशा कोशिश मुकदमे के हर फरीक काफी एविडेंस, काफी चीजें मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। ना कभी रजिस्टर कब से किसी नौईद का मुकदमा लगाने या लगाने का कहा, हमेशा कोशिश हर फैसले पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं, और अगर मैं ये मुकदमा सुनूं तो मैं अपनी आइन और कानूनी वक़्फ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद अदालत में नहीं बैठा, पूरी सराह से कहता हूं कि खुद को सिविल मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं करा। और क्या कर रहे हैं आप? आपको होना चाहिए था यहाँ पर। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। अदालत जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की तरफ से मर्जी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुझ नाचीज की राय में अदालत के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये सीनियर तहसील ये सारी बातें जजेस का गुलदस्ता फिजा मुअत्तर करें। भैया आप सुप्रीम कोर्ट में जज अगर है, आपने तौहीन अदालत की है, जो फैसला पहला था रोक दिया हो सकता कानून का बंद का, आप कौन होते हैं इस बारे हवाले से बात करने के लिए? जस्टिस मंजूर अली शाह एतराज के सूरत में जज के साथ साथ इदारे के साथ का मामला भी होता है। इंसाफ की फरहमी की गैर जानबदारी मशरूई नहीं बल्कि हकीकी माने में होनी चाहिए। जारी और हकीकी गैर जानबदार इंसाफ एतमाद और कानून की हुक्मरानी के लिए जरूरी है। अब यह जानबदारी का मसला मेरी तो समझ से बाहर है। क्या कंसर्न है? जस्टिस जवाब का ख्वाजा का कोई जाती मामला था? मैं तस्लीम करता हूँ मेरे अजीज है, एक शाम के शहरी के लिए फैसला करना मुश्किल है कि दरखास्त मामी मफाद में दायर की या जाती मफाद में। मैं एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद को बेंच से अलहदा कर रहा हूँ और ये नोट जो दिया है ये आप लोगों के सामने है। आगे मैं चलता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। मैंने पहले बोल पे फिर मैंने गुफ्तगू की, फिर मेरा प्रोग्राम चला आज न्यूज़ के ऊपर और फिर चला जमील फारूकी के साथ। वो सारी सुन लीजिएगा, आपको बाकी सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जब नैब के मामलात के हवाले से अभी इमरान बता रहे थे, इस पे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो नैब के तरमीम पहले थी कि 14 दिन का सिर्फ और सिर्फ रिमांड हो गया था, कहाँ 90 दिन, कहाँ 14 दिन, और अब इसको बढ़ाकर 30 दिन पर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ अब दूसरा जो मामला है वो है, पहले किसी भी तरह की गिरफ्तारी के हवाले से मामला जो हैं वो बेख्तियार सनैब हो गया था, जिस पर ख़ासा मोतरज़ भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, रहनुमा भी, कि किस किस्म का टुथलेस किस्म का एक पूरा नैब का इदारा वो किया जा रहा है। लेकिन अब वो गिरफ्तारी के इख्तियारात में भी कुछ अमेंडमेंट हो गई है और वो भी इख्तियारात अब मिल गए हैं। बज़ाहिर ये तनकीद की जा रही है कि शायद पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी या उनको मामलात के हवाले से, लेकिन बहरहाल इसमें जो भी आएगा फिर वो रगड़ा जाएगा और उसकी सूरत हाल ये हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि सीनियर वकला से इस मामले पर बात कर सकें। अज़हर सिद्दीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले नैब तरमीम इस तरफ थी, फिर कुछ अब कट करके 14 से 30 दिन, फिर गिरफ्तारी के मामलात की भी अमेंडमेंट हो गई है। तो क्या समझते हैं कि जो कहा जा रहा था कि टुथलेस किस्म का नैब है, चलें अब थोड़े बहुत तो दूध के दांत तो आ गए ना सर? बहुत शुक्रिया, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये बेसिकली याद रखिएगा, आप डेथ ट्रैप कह दें या हनी ट्रैप कह दें, यानी ये पार्लियामान ने ना, या मौजूदा पार्लियामान ने, इन्होंने अपने आप को फायदा देने के लिए तरामीम की ओनस जो है वो शिफ्ट कर दिया था मुल्ज़िम के ऊपर, और रिमांड जो है ना वो 90 दिन से कम करके 14 दिन किया था। और ये पार्लियामान ने बड़ी सोचो विचार के साथ, बड़े लोग बैठे और इमरान खान साहब ने ये चैलेंज कर दिया था। और नैब की जितनी तरामीम असूली तौर पर तो अगर देखा जाए, ये नैब थोड़ा है, ये तो कोई फौजदारी एक पुलिस एजेंसी से भी कमजोर तरीन बन गई एजेंसी, जिसका और अब तो बुनियादी तौर पर अब देखा जाए, अब तो बात खुल के आ चुकी हुई है।
कि ये सियासी तौर पर इस सारे मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कैसे आप देखें, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाला केस लेकर आए, इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट वाला केस लेके आए। दोनों केसों में केस हकायक पे है नहीं, मैं पहले वो खत्म कर रहा हूँ, मैं हकायक पे भी आपको बता देता हूँ। जब वो देखा है कि इमरान खान साहब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, अदालतों में जमानतों के लिए भी आगे हुए हैं, अब वो सोची समझी बैठे हैं कि 9 मई के सानिया या बाकी चीजों के अंदर इमरान खान साहब इस ट्रैप में आ नहीं रहे। वो जो इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ताहयात नाहिल करना और सियासत से आउट कर रहा था, वो समझ नहीं आ रहा। तो अब इस दफा जो मैं बता रहा हूं, अब जो है, अब इस सारे मामले के अंदर ये 13-14 सियासी जमातों का अमल दखल है। मैं इसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल कोई नहीं देख रहा, मैं पहले बता दूं आपको। सही। मुझे जो बू नजर आ रही है इसके अंदर, वो ये नजर आ रही है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान तो सियासत के अंदर है, बड़ी कोशिश करके देख ली हर तरफ से, तो अब क्या। लेकिन अजहर साहब अब इस मामले में तो खुद जो है पीटीआई चेयरमैन वो गए थे अदालत में, और अब अमेंडमेंट भी होगी, और अगर इसी ट्रैप में रगड़ा लग जाता है पीटीआई के चेयरमैन का, तो फिर सर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो। अच्छा देखें अब थोड़ा अपना थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हपक थू तो हो नहीं सकता ना। अच्छा। कि वो वाली तरामीम जो पार्लियामेंट ने खत्म कर दी ऑर्डिनेंस के जरिए की, और ये ऑर्डिनेंस सारंग संजरानी साहब तो 2 दिन के सदर बन के आए हैं, अभी तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब आजकल में आ जाएंगे। इतनी जल्दी क्या थी कि ये ऑर्डिनेंस बनाने के जो प्रिंसिपल है इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जजमेंट तय आ चुकी है। अब ये ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है। 2 वजूहात में पहले आपके सामने जो सवाल है उसको सामने रख के मैं रख दूं। एक तो सदर पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इतनी जल्दी क्या थी इस सारे मामले में, और आशा चले जी पार्लियामानी बड़े कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लेते। वो जो तरामीम कौमी असेंबली ने की थी उसको सेटिसाइड करना था तो कौमी असेंबली के जरिए कर दे। इससे नजर क्या आ रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की मियाद 120 दिन होती है, तो 120 दिन का इसका नफाज करने के लिए उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, और 120 दिन के अंदर जो अपने फायदे उन्होंने लिए हैं वे बड़ी चालाकी से किए हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना है। लेकिन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 10 अगर सामने रखकर देख लें, तब भी ये इसका इतलाक इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सोची बैठे हुए हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो। 13 जुलाई के लिए जबान चली गई हुई है कि गिरफ्तारी होगी तो 14 दिन की बजाय 30 दिन के लिए रिमांड ले जाएंगे, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। केसेस वैसे ही नहीं बनते, दायरा इख्तियार है नहीं है। ये जो ट्रैप है, समझ रहा हूँ ये ट्रैप इनके अपने लिए बन जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस अगर चैलेंज हुआ आला अदालतों का, एक और इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, इसमें एक और कोशिश की है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब तरीका वारदात यही रखा है कि लोगों को घरों से उठाते हैं, गिरफ्तारियां डालते नहीं है, और वहां बैठ के वादा माफ गवाह बनाए बैठे हैं। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक काम ये भी किया है कि जो वादा माफ गवाह है ना, वादा माफ के खिलाफ केस कोई चल नहीं सकेगा। ये क्या बात हुई, एक आदमी लूटमार के साथ बराबर का शरीक होता है और वो वादा माफ गवाह बन जाता है और कल वो फायदा नहीं देता और चुप करके घर चला जाएगा। ये तो इसलिए भी सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अजहर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस कायम मुकाम सदर ममलिकत के दस्तखत से हुआ है, क्या ये चैलेंज हो सकता है? क्योंकि सदर की हैसियत से तो वो मौजूद थे जब उन्होंने दस्तखत किए। अच्छा, यही मैं चलते चलते एक और बात आपके सामने मैं रख दूं। अच्छा किया आपने, जो कि आज बड़े दिनों बाद शरारत करने को मेरा दिल जरा ज्यादा कर रहा है। तो आपको याद होगा इसमें ना नवाज शरीफ को ताहयात नाहली वालों खत्म करने के लिए 5 साल की नाहली बनाई उन्होंने। अच्छा, वो 5 साल की नाहली है जो बाकायदा, हालांकि उसका इतलाक इसमें नहीं होगा, वो नंबर ऑफ रीजन है कि वो क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 62(1) आता है, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने पार्लियामेंट से पास करा लिया, नेशनल असेंबली से भी हो गया। सदर पाकिस्तान जब हज करने के लिए गए तो उनके पीछे ये रखा, वो तो चले पार्लियामेंट में एक कानून बना तो आपने कायम काम के तौर पर रख दिया, हालांकि वो भी चैलेंज हो सकता है, मैं समझता, चले उसको छोड़े। लेकिन ये एक ऑर्डिनेंस तो बड़ी वाज़ेह तौर पर कि कायम काम के तौर पर ऐसी अर्जेंसी क्या, एक सवाल है बड़ा, जो बड़ा आम सवाल ऑर्डिनेंस का जरिए आता है, उसमें ऐसी अर्जेंसी क्या है कि ऑर्डिनेंस आज और अभी बनाना है? अगर आप बनाना चाहते थे बुलाते। चलें सर, अब इसको देखते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से अब क्या फैसला भी करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजहर सिद्दीक साहब, 2 चीजें, एक तो ये बता दीजिएगा कि केस जो ट्रायल कोर्ट की तरफ वापस गया है, ये नुकसान है या बेहतर है? 1 थिंग। दूसरी चीज, इकोनॉमी का एक था मामला जिसके ऊपर अपोजिशन अपना सारा कार्ड प्ले करती थी, वो अब सेटल हो रही। और देख लें आज आपका डॉलर जो है 275-76 पे, आपका रुपया जो है वो बेहतर हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। तो बात तो खत्म हो गई, फिर पीछे रहा ही कुछ नहीं। अच्छा देखिए, जमील फारूकी साहब, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करूं, देखिए पहली तो बात है कि इमरान खान के खिलाफ केस बनता ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मुकदमा खारिज करना, जो ट्रायल क्रैश कर देना चाहिए थी कंप्लेंट,
उन्होंने नीचे भेज दी, लिमिटेशन पे ऑथोराइज पर्सन पे दोबारा आ जाएगा, और वो मैं नहीं समझता वो कंप्लेंट चलने वाली है। वो नीचे ट्रायल कोर्ट खारिज करेगी, दोबारा फिर हाई कोर्ट में आएगा। लग यही रहा है कि ये जान के पिंग पोंग का बॉल बना रहे हैं, कुल भुगतना इन्होंने। अब ये बात है इकोनॉमी की, आपको इकोनॉमी किसने कह दिया ठीक है आप डॉलर नीचे आना बड़ा एहसान समझ रहे हैं? ओ भाई ये तो जुल्म है इस कौम के साथ। बताए ना जिस वक्त हुकूमत की थी जितने का डॉलर वहां था उसी तक लेके जाए, फिर मुझे समझ आएगी कि इकोनॉमी बेहतर की है। जो IMF जितो शुरू किया सी उत्थे वापस लेके जाओ सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस कुड बी वेरी डिफिकल्ट। शायद गलतफहमी या किसी की खुशफहमी है कि चीफ जस्टिस ख्वाजा उमर फारूक साहब को बहुत इंसाफ दे रहे हैं। ये किसने कह दिया? कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। इंसाफ तो हक है। अभी जमानतें कौन सी कोई जमानत कंफर्म कर दी है? कबलस गिरफ्तारी जो जमानत है या प्रोटेक्टिव बेल है, ये तो राइट है हर एक का, वो तो देनी देनी है। कोई एहसान तो नहीं किया इस हवाले से। तो ये एक तरह का बयानिया बनाया जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जरूरत से ज्यादा कई मामलात में बायस नजर आता है। मैं एक केस के अंदर हूं ना, मैं एक मामले में जो खास तौर पर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, लार्जर बेंच के पास उनके सामने पेश होता रहा हूँ, मुझे अंदाजा इस बात का। हाँ, जहां तक तोशा खाना नाली वाला मामला है उसमें मैं वकील हूँ, और मैं लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मुझे वो भी अंदाजा है कि इनके पास तोशा खाना नाली वाला मामला चल रहा था। मियां वाली का केस था। मियां वाली तो पंजाब के अंदर आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और गलती से पिटीशन चली भी गई है, तो वापस लेने की दरखास्त दी है, वो वापस नहीं दी। फिर टेरियन वाइट का केस आप लोगों के सामने मौजूद है कि टेरियन वाइट में लार्जर बेंच बैठा और अब जजमेंट रिजर्व होगी। दो जो फादर जज साहिबान है उन्होंने मेरिट पे कहा ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, और हम सब ने वो देखा कि वो दरखास्त जब वो फैसला अपलोड ना किया, वो अपलोड कर दिया गया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो बेंच तोड़ दिया। ये वो हकायक जो अनमिंट हकायक है, जो हकायक के मुताबिक है। अब आते हैं असल बात की तरफ। मैं जो समझता हूँ आज किसने कह दिया, मैंने तो कोई शादियां नहीं बजाए। ये तो बुनियादी तौर पर जो कंप्लेंट है ये काबिल खराज थी। दो नुकात बड़े अहम है। आज तो यानी 7 दिन का देके ट्रायल आपने फिर नीचे भेजने की क्या जरूरत थी कि जुरिसडिक्शन का मामला है, और जुरिसडिक्शन कैसे है? सेक्शन 137 बड़े आराम से अगर हर कोई पढ़ ले तो उसको समझ आ जाएगी। सेक्शन 133 है कि जब आप सालाना गोशवारे जमा कराते हैं, वो जून के गोशवारे आपने दिसंबर में जमा कराने हैं उसी साल। उस दिसंबर के बाद अगले 4 महीने के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले जा सकता है। ये इलेक्शन एक्ट 137 सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट का कहता है। और हमने तीनों सालों के अंदर जो है इलेक्शन ने अपना जो अगर इख्तियार इस्तेमाल करना था वो नहीं किया, और बदनीति के तौर पर जहां स्पीकर के पास एक रेफरेंस भेजा गया, स्पीकर का इख्तियार ही नहीं था। आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भेजा गया, इख्तियार नहीं था। अच्छा सिद्दीक साहब, दो चीजें, एक तो ये बता दीजिएगा कि केस जो ट्रायल कोर्ट की तरफ वापस गया है, ये नुकसान है या बेहतर है? वन थिंग। दूसरी चीज, इकोनॉमी का एक था मामला जिसके ऊपर अपोजिशन अपना सारा कार्ड प्ले करती थी, वो अब सेटल हो रही। और देख लें आज आपका डॉलर जो है 275-76 पे, आपका रुपया जो है वो बेहतर हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। तो बात तो खत्म हो गई, फिर पीछे रहा ही कुछ नहीं। अच्छा देखिए जमील फारूकी साहब, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करूं, देखिए पहली तो बात है कि इमरान खान के खिलाफ केस बनता ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मुकदमा खारिज करना, जो ट्रायल क्रैश कर देना चाहिए थी कंप्लेंट। उन्होंने नीचे भेज दी, लिमिटेशन पे ऑथोराइज पर्सन पे दोबारा आ जाएगा, और वो मैं नहीं समझता वो कंप्लेंट चलने वाली है। वो नीचे ट्रायल कोर्ट खारिज करेगी, दोबारा फिर हाई कोर्ट में आएगा। लग यही रहा है कि ये जान के पिंग पोंग का बॉल बना रहे हैं, कुल भुगतना इन्होंने। अब ये बात है इकोनॉमी की, आपको इकोनॉमी किसने कह दिया ठीक है आप डॉलर नीचे आना बड़ा एहसान समझ रहे हैं? ओ भाई ये तो जुल्म है इस कौम के साथ। बताए ना जिस वक्त हुकूमत की थी जितने का डॉलर वहां था उसी तक लेके जाए, फिर मुझे समझ आएगी कि इकोनॉमी बेहतर की है। जो IMF जितो शुरू किया सी उत्थे वापस लेके जाओ सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस कुड बी वेरी डिफिकल्ट। अब्बास मेरे भाई ज़रा ज़्यादा जज्बात में भी है, मैं कुछ बात करूंगा और इनसे भी माजरत के साथ, और दूसरी वकील भाई से भी माजरत के साथ। ये जो जज वकालत और जो हमारा तरीक़ाकार है जुडिशरी का, ये बहुत अनमोल है। क्योंकि जो वकील हजरात होते हैं इनके पास हर किस्म के केस आते हैं, ठीक है। कातिल का भी आता है, किसी बच्चे को कत्ल किया होता है, और आदमी आता है बोलता है 50 लाख लो, करोड़ लो और हमें बरी करा दो, और सारा उसको बताता है कि मैंने इस तरह कत्ल किया, और वो उसको ये लोग बरी करवा देते। क्या कर लेते? बरी कर देते। वकील हजरात उसको बरी कराते फीस लेके। लेकिन
फिर वही अच्छा, वकील मैं जमील फिर- फारूकी साहब, मुझे शदीद एतराज़ है एक ये मिनट, अभी बात देखे मैंने उनकी करने बात में। में बड़ा नहीं शदीद किया। एतराज़ है। देखिए दुनिया कौन में सी- अच्छा, कौन सा केस बड़ी है। की बातें होती हैं? देखिए दुनिया 30 में सेकंड, वकालत 30 सेकंड, एक मिनट अभी मुझे तो देखिए आप मेरी बात पूरा करने दें ना, सुनने की पेशेंस रहे। क्यों आप लोग कातिलों को नहीं छुड़ाते? आप कातिलों को नहीं छुड़ाते, आप जो रेप कर लेते हैं उनको नहीं छुड़ाते, आप जो गलत काम करप्शन करते हैं उनको नहीं छुड़ाते। हर गलत आदमी को वकील किस लिए लोग रखते हैं कि हमें हमें केसेस से छुड़ाएं? हमें आपका क्या ख्याल है? आप खाली फरिश्तों को कोर्टों से छुड़ाते हैं? आप खाली नेक लोगों को नेक लोगों का काम क्या है? अजहर भाई साहब के पास आता अगर अजहर भाई एक मिनट दीजिएगा, एक आपने मिनट बात करने, यही आप लोगों को सिखाया गया है कि बदतमीजी करें, बात करने ना दें, क्योंकि आवाम को समझ लो। सर एक मिनट, यही आपको समझाया गया है। एक मिनट आप एक वकील हैं, आपको ये नहीं पता है अगर कोई बात करे तो अब्बास भाई- आप मेरी बात के बाद जवाब अब्बास दें। भाई मेरे शो का पैटर्न ये नहीं है, मेरी ये कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही कि आपस में इस तरह लड़ा जाए। एक सेकंड अजहर भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? आप 30 सेकंड में कह दीजिए क्या कहना चाह रहे थे, फिर नहीं, मैं अपनी बात पूरी नहीं की। मैं आपके पास आऊंगा। बोले अजहर भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है यार हाँ। कि भाई क्या यार, ये वकीलों का किसी इशू तो है ही नहीं। और भाई ये तो इशू हो रहा है कि आपने इख्तियार से तजावुज किया, आपने मिली भगत की, आपने मैंने एस्टेब्लिशमेंट के वकील की टूल बात बने। नहीं की, मुझे बात करने पूरा दिया नहीं और आपने आपने। जितने आप हालात पूरा को सुनते लेकर तो चले हैं, ये तो आपको अच्छा समझ नहीं है। आती। अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो आप मैं we are वकील running की short of बात time। अच्छा आपने मीडिएटर सुना नहीं। बीच वाला बंदा मैं बिठा अगर मुझे खाली 30 सेकंड में क्लियर मुझे एक दो बात करने कर दें, ले, मैं कर ले। आसान कर पहले देता करने हूं। दें, वकील इनको साहब को पहले- आसान कर इनको पहले देता हूं। करने दें। हमारा जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अगर वो सुन लेते तो उनको आसानी होती, फिर वो ये ना कहते। मैंने कहा कि हर किस्म के केस वकील लेते हैं, फीस लेते हैं, फिर उसको प्लीड करते हैं। मैं ऐसे कह देता हूँ, ठीक है, कत्ल का नहीं कहता और किसी का नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वही केस लड़ते लड़ते वो बन जाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। क्या तेरे एक मिनट मेरिट पे बनते हैं ना। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, वकील बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज, हाँ। जिसने मुख्तलिफ लोगों के केस लिए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जो है चुड़ाया होता है, फिर वो जज की कुर्सी पे बैठा होता है। 50 लाख करोड़ फीस ली थी, आप उससे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? ये हमारे जुडिशरी का निजाम है, उसमें आपको वो इंसाफ करके दे सकते हैं। सेम गोज विद द पॉलिटिशियन, सेम गोज विद चेयरमैन सेनेट, नहीं, सेम नहीं, गोज नहीं, विद द प्रेसिडेंट ऑफ तरीकाकार ही पाकिस्तान। गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर ये क्राइटेरिया रखा है फिर पूरा ओवरऑल तरीकाकार कोई ही कमेंट गलत कर है। दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 30 बोला सेकंड कि सर, वी आर रनिंग शॉर्ट। तरीकाकार सबसे ही पहले गलत जो है। उन्होंने रिमार्क्स दिए वकला के बारे में या जुडिशरी के बारे में, मैं उनको बड़ी सख्ती से कंडेम करता हूँ। ठीक है। अगर उस तौर पे हम जाएं तो फिर सियासतदानों में बड़े बड़े ऐसे सियासतदान हैं कि अगर मैं उनकी तारीफें शुरू करूं तो पता नहीं बात कहां तक वो पहुंच तो जाए। उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिशियन ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये ना वकीलों की बात हो रही है ना सियासतदानों की बात हो रही है, ठीक है। ये बात मानने की है। हाँ, ये बात है। आप देखें उन्होंने जो अजहर सिद्दीक साहब हैं, उन्होंने एक केस के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये केस ऐसा और है उसको या रिस्पेक्ट वैसा देनी है, चाहिए, और हर किसी की उसको रिस्पेक्ट है, respect आपकी देनी रिस्पेक्ट है, आपकी रिस्पेक्ट चाहिए। है। सर वी आर रनिंग उसमें शॉर्ट ऑफ टाइम। किसी की पर्सनल जात पे या वकला पे या जुडिशरी पे वी शुड remarks नहीं कंडेम करने इट, चाहिए। ये बिहेवियर क्योंकि कंडेम फिर है अगर किसी का भी जैसे है, किसी अच्छे का भी और बुरे हर प्रोफेशन में लोग हाँ, हैं। इसी तरह सियासतदानों को भी कहना तो चाहिए, तो हम कहे तो क्या है। इजाजत चाहता हूँ, मैंने जितनी मेरे माइंड में चीजें थी वो मैंने सारी आपके सामने खोल कर रख दी है। आपको सच बताना मेरा काम है। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।